आज के इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे भारत रत्न जीतने वाली पहली सिंगर एमएस सुब्बुलक्ष्मी की। वही एमएस सुब्बुलक्ष्मी जिनके नाम पर एक रंग भी है जिसका नाम है एमएस ब्लू कलर, जिनसे एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि आपके सामने तो मैं एक मामूली सा पीएम हूं। और हां, महात्मा गांधी जी भी इनके बड़े फैन थे। 1929 की बात है। 13 साल की एक शर्मीली सी बच्ची ने साउथ की ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहनकर मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर तमिल गाने मरागाथा विदुवु गाना शुरू किया। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स के बीच सुनाई दे रही उसकी आवाज में वो जादू था कि आगे जाकर यही बच्ची देश की सबसे बड़ी गायिका बन गई। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक ऐसा कोई नामी अवार्ड नहीं है जो इनके नाम न रहा हो। इनकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके प्रशंसकों में से एक रहे। इनकी पोशाक रही नीली साड़ी जो इन पर इतना जचती थी कि इनके नाम पर ही उस रंग का नाम एमएस ब्लू रख दिया गया। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। एमएस सुब्बुलक्ष्मी उर्फ कुंजम्मा का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मां शान मुकाबदिर अम्माल देवदासी समाज का हिस्सा थीं, जो वीणा बजाती थीं, और पिता सुब्रमण्यम अय्यर एक सिंगर थे। उनकी दादी अकम्मल भी एक मशहूर वोकलिस्ट थीं। गाने का गुण सुब्बुलक्ष्मी को विरासत में मिला था। मां ने उनके गाने की ट्रेनिंग मशहूर पंडित नारायण राव व्यास से करवाई और महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग भी कर ली। अपने म्यूजिक करियर के शुरुआती सालों में सुब्बुलक्ष्मी मां की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनका साथ देते हुए भजन गाया करती थीं। उनकी पहली परफॉर्मेंस 1929 में मद्रास म्यूजिक एकेडमी के मंच पर हुई। तब वो महज 13 साल की थीं। ये एकेडमी अपने सख्त नियमों के चलते पहचानी जाती थी, जहां उम्र को लेकर काफी पाबंदियां थीं। इसके बावजूद सुब्बुलक्ष्मी की आवाज के आगे एकेडमी ने अपना ट्रेडिशन तोड़ते हुए इतनी कम उम्र की सिंगर को गाने का मौका दे दिया। उस समय सुब्बुलक्ष्मी अरियाकुड़ी रामानुज अयंगर के लिए गाया करती थीं, जो अचानक बीमार पड़ गए थे। अयंगार के बीमार पड़ने पर सुब्बुलक्ष्मी को मजबूरन उनकी जगह गाना पड़ा। उनकी आवाज सुनकर नामी गायक कराईकुड़ी संबशिवा ने कहा था कि सुब्बुलक्ष्मी के गले में तो वीणा है। द वायर को दिए एक इंटरव्यू में सुब्बुलक्ष्मी ने बताया था कि जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस देने की उन्हें कोई खुशी नहीं थी। बचपन में सुब्बुलक्ष्मी को मिट्टी के घर बनाना पसंद था। एक दिन वो घर बना ही रही थीं कि कोई उन्हें उठाकर सीधे मंच पर ले गया। स्टेज पर ही उन्होंने अपनी मिट्टी से सने हाथ अपने स्कर्ट से पोंछ लिए। उस समय मंच पर उनकी मां करीब कुछ 50 लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थीं और वो चाहती थी कि सुब्बुलक्ष्मी भी कुछ गाने सुनाएं। सुब्बुलक्ष्मी ने बड़े बेमन से गाना गाया तो तालियों की गूंज उनके कानों तक पहुंची, लेकिन मन में बस दोबारा मिट्टी का घर बनाने का ही ख्याल चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी को उनका जीवन साथी कैसे मिला। उस जमाने के मशहूर पत्रकार टी सदाशिवम ने 1936 में सुब्बुलक्ष्मी की एक परफॉर्मेंस के बाद तमिल वीकली मैगजीन आनंदा विकातम में फ्रंट पेज आर्टिकल लिखा, जिसके बाद उनके कॉन्सर्ट में भारी भीड़ पहुंचने लगी। टी सदाशिवम के पास यंग उभरते सिंगर्स पर लेख लिखने की जिम्मेदारी थी। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात सुब्बुलक्ष्मी से हुई थी। एक इंटरव्यू के बाद ही दोनों में दोस्ती बढ़ गई और सुब्बुलक्ष्मी ने सदाशिवम से शादी करने का मन बना लिया। सदाशिवम जानते थे कि सुब्बुलक्ष्मी का हुनर सिर्फ मंच तक सीमित रहने के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल और फिल्म इंडस्ट्री की जान पहचान की मदद से पत्नी का परिचय तमिल फिल्म इंडस्ट्री से करवाया। फिल्म मेकर के सुब्रमण्यम से सिफारिश करके सदाशिवम ने सुब्बुलक्ष्मी को फिल्म सेवा सदन में लीड रोल भी दिलवा दिया। 1938 में आई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और सुब्बुलक्ष्मी साउथ का एक बड़ा नाम बनकर उभर गईं। एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया हुआ भजन विष्णु सहस्त्रनाम को अब तक YouTube पर 10 करोड़ से भी ज्यादा बार सुना जा चुका है। वहीं भज गोविंदम को 17 मिलियन और श्री वेंकटेश्वरा सुप्रभातम को 47 मिलियन से भी ज्यादा बार सुना गया है। अब आइए आपको बताते हैं इन दोनों की शादी का किस्सा कैसा था। जैसे ही असल में दोनों के रिश्ते की खबर उनकी मां को लगी तो घर वालों ने आपत्ति जताई। मां नहीं चाहती थी कि अपना उभरता हुआ करियर छोड़कर सुब्बुलक्ष्मी शादी कर लें।
परिवार की नाराजगी का दूसरा कारण था सदाशिव का सुब्बुलक्ष्मी से 14 साल बड़ा होना। सदाशिवम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की 1938 में मौत हो गई थी और उस शादी से उनकी 2 बेटियां भी थीं। परिवार की रजामंदी न होने के बावजूद दोनों ने 10 जुलाई 1940 के दिन शादी कर ली। सदाशिवम ने जितनी मदद की, सुब्बुलक्ष्मी ने उनका एहसान भी वैसा ही चुकाया। जब 1941 में सदाशिवम ने अपनी मैगजीन कल की शुरू करने का फैसला किया तो फंड जमा करने के लिए सुब्बुलक्ष्मी ने फिल्म सावित्री की और उन्हें आर्थिक मदद की। सुब्बुलक्ष्मी के गानों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पति सदाशिवम ने खुद पैसे लगाकर फिल्में बनाने का फैसला किया। सुब्बुलक्ष्मी के सुझाव पर सदाशिवम ने मीराबाई पर एक फिल्म बनाई, नाम था मीरा, जो 1945 में आई, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त कल्कि कृष्णमूर्ति से फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करवाई। फिल्म में सुब्बुलक्ष्मी को ही मीराबाई का लीड रोल दे दिया गया। फिल्म बनाने के लिए सदाशिवम ने बिना किसी फाइनेंसर की मदद के खुद अपने प्रोडक्शन हाउस चंद्रप्रभा सिनेटोन के बैनर तले खुद अपने पैसे लगाकर ये फिल्म बनाई। मीरा का रोल निभाने के लिए सुब्बुलक्ष्मी खुद उन सभी जगहों पर जाकर रहीं जहां मीरा ने कृष्ण भक्ति में समय बिताया था। 1944 में फिल्म की शूटिंग न्यूटोन स्टूडियो मद्रास में शुरू हुई, जिसके बाद टीम ने जयपुर, वृंदावन, चित्तौड़ और द्वारका का चयन किया। उदयपुर में शूटिंग के लिए सदाशिवम को शाही हाथी घोड़ों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने उदयपुर के महाराजा से उनके हाथी घोड़े देने की विनती की। फिल्म के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा ने हाथी घोड़ों के साथ फिल्म बनाने के लिए अपना पैलेस इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी। महाराजा के मंत्री की मदद से उन्हें शाही हाथी घोड़े मिल गए और साथ ही महल में कभी भी कहीं भी शूटिंग करने की इजाजत मिल गई। शूटिंग के लिए महल की शाही डांसर्स भी दे दी गईं। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म में नजर आए कई एक्स्ट्रा कलाकार भी शाही लोग ही हैं। इस फिल्म का निर्देशन अमेरिकन फिल्म मेकर LSR डंगन ने किया था, जो कि एक वेकेशन पर भारत आए हुए थे, लेकिन फिर यहीं 15 साल तक रहकर उन्होंने फिल्में बनाई। फिल्म का एक हिस्सा द्वारका के कृष्ण मंदिर में शूट हुआ, लेकिन चूंकि डायरेक्टर हिंदू नहीं थे तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। तब फिल्म की शूटिंग जारी रखने के लिए उन्होंने खुद को कश्मीरी पंडित बता दिया। MS सुब्बुलक्ष्मी का एक किस्सा ऐसा भी है जब वो यमुना नदी में डूबने से बाल बाल बची। फिल्म के एक सीन के लिए सुब्बुलक्ष्मी को एक नाव की मदद से यमुना नदी पार करनी थी। शूटिंग के दौरान उनके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश होकर नदी में गिर गईं। सुब्बुलक्ष्मी गहराई में डूब रही थी, लेकिन कृष्णा नाम के एक नाविक ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया। 3 नवंबर 1945 के दिन दिवाली पर यह फिल्म मीरा रिलीज की गई। 136 मिनट की इस फिल्म में करीब 20 गाने थे जो सुब्बुलक्ष्मी नहीं गाए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट रही कि 2 साल बाद कुछ सीन्स को रीशूट करके इसे 1947 में हिंदी में मीराबाई नाम से फिर रिलीज किया गया। उस वक्त इस फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे थे लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। 21 नवंबर 1947 के दिन मीराबाई फिल्म हिंदी में रिलीज हुई, जिससे सुब्बुलक्ष्मी तमिल स्टार से नेशनल स्टार बन गईं। फिल्म में सरोजिनी नायडू ने सुब्बुलक्ष्मी का परिचय करवाते हुए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल नाम दिया था। फिल्म के प्रीमियर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी पहुंचे थे। इनके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी जैसे देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। फिल्म देखने के बाद जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन सुब्बुलक्ष्मी के फैन बन गए थे। फिल्म मीरा तमिल सिनेमा में म्यूजिकल कल्ट साबित हुई। बच्ची से एक बार में यंग रूप लेने वाली मीरा का शॉट फिल्म मेकिंग के इतिहास में भी माइलस्टोन बन गया। यह फिल्म आज भी भारत की 100 सबसे महान फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। 1947 में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई सुब्बुलक्ष्मी की फिल्म मीरा ने उन्हें देश की टॉप एक्ट्रेस के साथ बीच में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मीरा इनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। सुब्बुलक्ष्मी ने अपना उभरता एक्टिंग करियर छोड़कर खुद को संगीत को ही समर्पित कर दिया। द प्रिंट के अनुसार 1953 में दिल्ली में हुए कर्नाटक समारोह में सुब्बुलक्ष्मी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाने का मौका मिला। फिल्म मीरा से पहले ही उनके फैन बन चुके जवाहरलाल नेहरू इस बार खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी के पास जाकर कहा, आपकी आवाज में दिलों के तार हिला देने की ताकत है। मैं आपके सामने क्या हूं, सिर्फ एक मामूली सा प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता संग्राम में साथ काम करते हुए महात्मा गांधी और सुब्बुलक्ष्मी की भी दोस्ती हो गई थी। गांधी जी को उनकी आवाज इतनी पसंद थी कि उन्होंने कई बार सुब्बुलक्ष्मी से सामने बैठकर रघुपति राघव राजा राम सुनाने की गुजारिश की। 2 अक्टूबर 1947 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में सुब्बुलक्ष्मी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया।
किसी वजह से सुब्बुलक्ष्मी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एमएस सुब्बुलक्ष्मी के रिश्तेदार ने बताया था कि माफी के रूप में सुब्बुलक्ष्मी ने महात्मा गांधी के लिए 6 भजन रिकॉर्ड करके भिजवाए थे। दरअसल गांधी जी उनकी आवाज में अपना पसंदीदा भजन हरि तुम हरो सुनना चाहते थे, लेकिन वो इसे अच्छे से गा नहीं पा रही थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी और सिंगर से भजन गवाया जाए, लेकिन गांधी जी ने उन्हीं की आवाज में इसे सुनने की विनती की। 1 अक्टूबर को जब सुब्बुलक्ष्मी ने गांधी जी के लिए हरि तुम हरो ये भजन रिकॉर्ड किया तो पहली बार उनकी आवाज कांप रही थी। रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो उसी सुबह फ्लाइट से गांधी जी को ये पहुंचा दी गई। जब 30 जनवरी 1948 के दिन सुब्बुलक्ष्मी ने गांधी जी की हत्या की खबर सुनी तो वो बेहोश हो गईं। उन्हें इतना सदमा लगा कि उन्होंने कई महीनों तक हरि तुम हरो भजन नहीं गाया। सुब्बुलक्ष्मी कांजीवरम साड़ियों की बड़ी शौकीन थीं। मुथु चेटियार नाम के एक बुनकर ने सुब्बुलक्ष्मी के लिए मिडिल सी ब्लू रंग की साड़ी डिजाइन की थी। सुब्बुलक्ष्मी को यह रंग इतना पसंद आया कि वो अक्सर कॉन्सर्ट में इसी रंग की साड़ी पहनने लगी। ये रंग उनके द्वारा इतना पहना गया कि उनकी शताब्दी समारोह में उनके नाम पर मिडिल ब्लू कलर को एमएस ब्लू रंग नाम दे दिया गया। भारत में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने 1966 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस देकर इतिहास रच दिया। ये विदेश में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय हैं। आगे इन्होंने लंदन और कनाडा से लेकर कई दूसरे देशों में परफॉर्मेंसेस दी। फिल्में छोड़ने के बाद सुब्बुलक्ष्मी ने चैरिटी के लिए 200 कॉन्सर्ट्स करके फंड इकट्ठा किया था। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से मुख्य सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ थे। 1997 में अपने पति कल्की सदाशिवम की मौत के बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी बुरी तरह टूट गईं। 1997 में आखिरी परफॉर्मेंस देने के बाद सुब्बुलक्ष्मी ने हमेशा के लिए पब्लिक कॉन्सर्ट्स करना बंद कर दिया और कोट्टुपुरम चेन्नई में रहने लगी। 7 साल बाद 11 दिसंबर 2004 के दिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी का भी निधन हो गया। 1998 में ये भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला संगीतकार बनी। तो कैसी लगी आपको एमएस सुब्बुलक्ष्मी की कहानी? अगर आप आगे भी ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।